कॉलेज में गर्मियों की छुट्टियां होने पर राधिका और रोहन अपने दोस्त मनोज और शिल्पा के साथ परिवार के पुराने फार्म हाउस पर घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। गाइस, तुम दोनों को वो फार्म हाउस बहुत पसंद आएगा। बचपन से ही वो मेरी और रोहन की सबसे पसंदीदा जगह रही है। पर मैंने तो इतने सालों में तुम्हारे मुंह से कभी फार्म हाउस का नाम तक नहीं सुना। बचपन में फार्म हाउस जाते थे, लेकिन फिर अचानक सबने वहां जाना बंद कर दिया और वजह कभी किसी ने बताई नहीं। पर अब हम चारों मिलकर वहां धमाल करेंगे। इसी तरह बातें करते कुछ घंटों का सफर तय कर चारों शहर से दूर ऊंची पहाड़ी पर बने राधिका और रोहन के फैमिली फार्म हाउस पर पहुंच जाते हैं। वाह यार, ये तो बड़ा ही सुंदर है। पूरा घूमोगे तो और अच्छा लगेगा, लेकिन उससे पहले सब फ्रेशन अप हो जाओ, फिर साइट सीइंग के लिए जाएंगे। राधिका और रोहन अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन मनोज और शिल्पा घर में घूमने लगते हैं, जहां शिल्पा की टक्कर हॉल के बीचों बीच रखी एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी से होती है। आह, लग गई रे माता, इस कुर्सी को बीच में किसने रखा हुआ है? अरे तेरे स्वागत के लिए भूत ने रखा होगा। ओए, तुझे बात ऐसी आ रही है? जब खुद टकराएगा तो पता चलेगा। हाँ हाँ ठीक है, पर अभी तो तू इसे साइड में रख दे। शिल्पा कुर्सी को एक कोने में रख देती है और वो दोनों भी अपने कमरे में चले जाते हैं, जिसकी थोड़ी देर बाद चारों बाहर घूमने निकल जाते हैं। इसी तरह रात हो जाती है। फार्म हाउस में वापस आकर वे लोग सीधा सोने चले जाते हैं। आधी रात को मनोज की नींद खुलती है। बड़ी तेज प्यास लगी है, पानी साथ लेकर सोना चाहिए था। अब रसोई तक जाना पड़ेगा। मनोज आंखें मलते हुए कमरे से हॉल में आता है और अचानक रास्ते में रखी कुर्सी से टकराकर जमीन पर गिर जाता है। अरे मर गया रे दादा। शिल्पा सही बोल रही थी, बड़ी तेज लगती है ये कुर्सी तो, पर इसे दोबारा बीच में किसने रखा? मनोज एक बार फिर उस लकड़ी की कुर्सी को कोने में रख पानी पीकर कमरे में चला जाता है। अगली सुबह जैसे ही चारों की नींद खुलती है तो उन्हें अपने बेड के पास साइड टेबल पर चाय का कप रखा मिलता है, जिसे देख वो खुशी खुशी चाय पीकर तैयार होकर कुछ देर बाद हॉल में मिलते हैं। थैंक यू यार राधिका, मुझे नहीं पता था कि तू इतनी अच्छी चाय बनाती है। वैसे मुझे उस बेड टी की बहुत जरूरत थी। ये और चाय, अरे इसे तो पानी तक उबालना नहीं आता। मतलब तूने हमारे लिए चाय बनाई क्या दोस्त? अरे चल पागल है क्या, इतना भी प्यार नहीं है मुझे कि तुम्हारे लिए बेड टी बनाऊं। चाय पर ये चर्चा करते हुए मनोज जैसे ही पीछे मुड़ता है तो एक बार फिर लकड़ी की पुरानी कुर्सी से टकराकर उस पर गिर जाता है। हाय रब्बा, अरे चाय छोड़ो, पहले ये बताओ कि इसे बार बार बीच में कौन रखता है? कल रात ही मैंने इसे साइड किया था। तुम पहले ये बताओ कि चाय किसने बनाई थी? सबकी बातों को कुछ देर ध्यान से सुनने के बाद राधिका हैरानी से कुर्सी की तरफ देखने लगती है। भूत दीदी। राधिका की बात सुन आपस में झगड़ रहे सारे दोस्त शांत हो जाते हैं। क्या बोला अभी तूने? अरे पर अब वो यहाँ कैसे हो सकती हैं? क्यों नहीं हो सकती? हमने यहाँ आना छोड़ा था, पर उन्होंने तो घर नहीं छोड़ा ना। और याद करो, ऐसे बेड के पास कप रखना और कुर्सी को कमरे के बीच में रखना, ये सब वही तो करती थी। ये तुम दोनों किसकी बात कर रहे हो? अरे जो भी हो, कुछ अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगता। अब देखो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो सालों से इस घर में रहने वाली भूत दीदी है। वो बचपन से ही हमारे यहाँ आने पर एक बड़ी बहन की तरह हम दोनों का ख्याल रखती हैं। ओए, पगला गया है क्या? शिल्पा, मुझे यहाँ नहीं रहना, तू भी मेरे साथ ही चल। ये दोनों तो पागल हो गए हैं। जहां मनोज डर से वापस जाने की बात कर रहा होता है, वहीं शिल्पा अपने फोन में बिजी होती है। क्या तुम्हें यहाँ की सिचुएशन समझ में नहीं आ रही जो फोन में लगी हो? जिसे जो करना है करो, मैं तो जा रहा हूँ। मनोज हड़बड़ाहट में अपने कमरे की तरफ जाता है, जिसके साथ राधिका और मोहन भी उसे रोकने के लिए पीछे पीछे जाते हैं, लेकिन शिल्पा वो तो अभी भी फोन में लगी रहती है। कुछ देर बाद जब वो तीनों दोबारा हॉल में वापस आते हैं तो शिल्पा को सबके पैक्ड बैग्स के साथ देखकर हैरान रह जाते हैं। ये सब क्या है शिल्पा? यहाँ हम इसे समझा रहे हैं और तुम हमारे बैग्स भी पैक कर कर लेकर आई। अरे आखिर में फोन से बाहर निकलकर कुछ किया तो सही इसने। दोस्तों देखो, कल से हम यहाँ हैं। भूत दीदी ने कुछ किया नहीं ना? फिर डर क्यों रहे हो?
4 दिन और रुकोगे तो पता चलेगा कि क्या होगा। मतलब? इस पर शिल्पा उन तीनों को फार्म हाउस से बाहर लाकर फोन में पुरानी न्यूज का आर्टिकल दिखाती है। सालों पहले यहाँ रह रही औरत ने अपने दोनों बच्चों को सुबह सुबह दूध में जहर पिलाकर मार दिया और फिर हॉल में उस कुर्सी पर खड़े होकर खुद भी फांसी लगा ली थी। तुम्हारी बातों से मुझे इस केस की याद आ गई। गूगल किया तो पता चला कि ये वही फार्म हाउस है। अभी भी यहाँ रहना चाहते हो, जिससे कुछ दिनों में वो सबको थोड़ा थोड़ा जहर देकर मार दे? अरे पर ये दोनों तो बचपन से यहाँ आ रहे हैं, फिर इन्हें अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ? वो तो पापा बताते हैं कि हम आते थे। हाँ, और मुझे भी एक बार का ही याद है। वाह, और कहानियां तो ऐसे सुना रहे थे जैसे सदियों से यहीं रहते हो। तीनों ये बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक फार्म हाउस में से एक आवाज सुनाई देती है। मैं यहाँ किसी को जिंदा नहीं रहने दूंगी, किसी को नहीं। बस ये सुनने की देर ही होती है कि चारों डर से कांपते हुए तुरंत कार में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। मंगल की दशा। अरे कब से कुंडली देखे जा रहा है, कुछ बताएगा भी? हाँ बेटी बताऊं ना, इसकी शादी का योग कब बनेगा? हर लड़के को रिजेक्ट कर देती है। इतनी देर में आलिया भी जॉगिंग से घर वापस आकर उनके साथ ही बैठ जाती है। अरे आशीष भाई, आप, मुझे सुबह से ही लग रहा था कि कुछ अपशगुन होने वाला है। देखिए आप आ गए। मुझे तो उस लड़के के लिए अभी से बुरा लग रहा है जिसे तेरे लिए कुर्बान होना पड़ेगा, बेचारा। वैसे आप इतने बड़े ज्योतिषी बन गए, लेकिन अभी तक कुंवारे हो। क्या बात है? ग्रह योग नहीं बना रहे या कुछ और बात है? आलिया की इस बात पर वो और उसकी दादी हंसने लगते हैं, जिन्हें इग्नोर करते हुए माँ एक बार फिर उसकी शादी की बात पर आ जाती है। बेटा इसकी बात का बुरा मत मान, तू ये बता कि दिक्कत क्या है? अरे मौसी, सबसे बड़ी दिक्कत तो इसके जिद्दीपन की है, बाकी मंगल भारी है। जिद और स्वाभिमान में फर्क होता है। मेरी पोती नेक दिल, सेल्फ इंडिपेंडेंट लड़की है। ऐसे ही कुछ कॉम्प्रोमाइज करके कहीं भी शादी थोड़ी ना कर लेगी। माँ जी, आपने ही इसे बिगाड़ कर रखा है। माँ, दादी और भाई की नॉन स्टॉप शादी वाली बातें सुनकर आलिया गुस्से में उठ खड़ी होती है। माँ, आपको पता है मैं इन सब चीजों पर बिलीव नहीं करती, फिर भी आप लोगों ने मिलकर घर को सर्कस बना दिया है। घर वालों को ये सब सुनाकर आलिया तैयार होती है ऑफिस के लिए निकल जाने को, जहाँ रास्ते में उसे एक छोटी बच्ची फूल बेचते हुए मिलती है। दीदी फूल खरीद लो ना, आज मेरी मम्मी का बर्थडे है। अच्छा, कितने के हैं? सिर्फ आपके लिए एक फूल, 20 रुपीज। आलिया उस बच्ची से सारे फूल खरीदकर ऑफिस पहुंचकर उन्हें सब में बांट देती है। क्या बात है, ये फूल किस खुशी में बांटे जा रहे हैं? फूल मिलने से सबके चेहरे पर जो खुशी आई है ना, उसी की समझ लो। चलो काम करते हैं। ऐसे ही आलिया अपने आसपास के लोगों में खुशियां बांटते हुए डेली लाइफ बहुत खुशी से जी रही होती है। दिन बीतते रहते हैं। एक शाम आलिया और उसकी दोस्त आइसक्रीम खरीदने जाती हैं। भैया 2 चॉकलेट आइसक्रीम देना। तुम्हारा चॉकलेट आइसक्रीम से प्यार मुझे आज तक समझ नहीं आया। आइसक्रीम लेकर आलिया की दोस्त तो वहां से चली जाती है, लेकिन जैसे ही आलिया जाने लगती है तभी एक जरूरतमंद बच्चा उसके पास आता है। दीदी आइसक्रीम खिला दो। आलिया बिना कुछ सोचे अपनी आइसक्रीम उसे दे देती है। ये सब देख वहीं खड़ा देव आलिया के पास आता है। आप उसे पैसे भी तो दे सकती थी। हाँ, दे सकती थी, पर पैसे तो आगे उससे कोई दूसरा भी छीन सकता था, लेकिन इस आइसक्रीम को खाकर उसे जो खुशी मिलेगी ना, वो कोई नहीं छीन पाएगा। वाओ, डीप थॉट। आज से मैं भी ऐसे सोचना शुरू करूंगा। वैसे मेरा नाम देव है। हेलो देव, मैं आलिया हूँ। और इस तरह दोनों बातें करते हुए साथ चलने लगते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे दोनों की बातें और फिर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है।
इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। अब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। मेरी मम्मी को उनके सोशल वर्क के लिए सम्मानित किया गया है, तो आज फैमिली डिनर में तुम भी आ सकती हो। अगर तुम्हारी मम्मी की गिफ्ट के लिए तुम मेरे साथ शॉपिंग चलोगी तो जरूर आऊंगी। दोनों शॉपिंग पर जाते हैं और रात को आलिया देव की मम्मी के लिए सुंदर लाल साड़ी लेकर डिनर पर पहुंचती है, जहां गिफ्ट देने और थोड़ी बात करने के बाद सब डिनर करने बैठते हैं। आंटी, आपको साड़ी कैसी लगी? अ, ठीक है, मतलब मैं एक सोशल वर्कर हूँ तो ज़्यादातर सोबर कपड़े ही पहनती हूँ। डोंट वरी, मम्मी के इस स्पेशल मौके पर ये साड़ी ज़रूर पहनेंगी। इसी तरह बातें आगे बढ़ती हैं और डिनर खत्म होने पर आलिया घर वापस आती है, जिसके बाद से ही वो देव के साथ बात करना बंद कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसमें देव बहुत बार उसे कॉल और मैसेजेस करता है, लेकिन आलिया किसी का जवाब नहीं देती। क्या हुआ? सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, फिर तुमने देव से बात करनी क्यों बंद कर दी? उसकी मम्मी को घर में बहू नहीं, नौकरानी का रिप्लेसमेंट चाहिए, जो मैं नहीं बन सकती। अरे इतनी जिद भी अच्छी नहीं, लड़कियों को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ता है। तुम्हारे लिए देव से ज्यादा सूटेबल लड़का तुम्हें नहीं मिल सकता। माँ उसे ये सब बोल ही रही होती है कि उसके फोन पर मैसेज आता है, जिसे पढ़कर वो तुरंत घर से निकलकर हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां देव अकेला परेशान खड़ा होता है। पर आलिया उसके पास न जाकर एक कमरे में जाती है और कुछ देर बाद बाहर निकलकर घर वापस आ जाती है। इसके कुछ दिनों बाद देव और उसकी मम्मी आलिया के घर आते हैं। अगर तुम हॉस्पिटल आकर ब्लड डोनेट नहीं करती तो शायद आज मैं यहाँ सबके साथ नहीं होती। तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं आज तक हर काम करते हुए यही सोचती थी कि सोसाइटी क्या सोचेगी, लेकिन तुमने मुझे समझाया, जो नेक होते हैं उन्हें किसी दिखावे की जरूरत नहीं, उनका काम ही सब कुछ है। आंटी, अगर देव ग्रुप चैट में ब्लड नीडेड का मैसेज नहीं डालता तो मुझे पता भी नहीं चलता। वो तो ठीक है, तुमने साड़ी नोटिस की, स्पेशल मौका। आलिया, मैं खाना बना लूंगा, घूमने जाने पर सारा सामान उठा लूंगा। प्लीज शादी के लिए हाँ बोल दो। अगर खाना दोनों मिलकर बनाए और घूमते हुए जब जो थके दूसरा उसे लाइफ लॉन्ग संभालने का वादा करे तो डील पक्की। मंदिर की आत्मा। गांव बापस्ती की पहाड़ी पर एक मंदिर था, जो कई वजहों से प्रसिद्ध था। बापस्ती के परिवारों में आपसी सौहार्द बना हुआ था। इसकी वजह उस मंदिर को ही बताया जाता है। अरे ओ विमला, ये इस मंदिर की कहानी क्या है रे? अरे ये मंदिर इस गांव के लिए बहुत ही शुभ है। अरे शुभ तो है, तो फिर भी लोग इस मंदिर से दूर क्यों रहते हैं? ये इतना वीरान क्यों रहता है? अरे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मंदिर में आत्माओं का राज है, जो लोगों की मदद करते हैं लेकिन मंदिर से सभी को दूर भी रखते हैं। अरे ये कैसी आत्माएं हैं जो लोगों की मदद भी करते हैं और लोगों को मंदिर से दूर भी रखते हैं? अरे यही चलता आया है यहाँ पर, इसीलिए कोई कुछ बोलता नहीं, क्योंकि जिसके घर में कोई भी परेशानी होती है तो बताते हैं कि इस मंदिर से उन्हें मदद मिलती है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है, तभी इस गांव में इतनी खुशहाली दिखती है। तभी बाहर किसी की चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। दोनों बाहर निकलती हैं तो देखती हैं कि गांव के एक बुजुर्ग रो रहे हैं, क्योंकि शहर से उन्हें कोई बुरी खबर मिली है। अरे क्या हुआ चचा, रो क्यों रहे हो आप? हाँ चाचा, बताओ ना, हुआ क्या? अरे क्या बताऊं बेटे, मेरा बेटा शहर गया हुआ था कमाने, लेकिन आज खबर मिली है कि उसका एक्सीडेंट हो गया। वो अस्पताल में भर्ती है। अरे तो इसमें परेशान होने की क्या बात है चाचा, जाओ शहर और बेटे का इलाज करवाओ। हाँ चाचा, विमला सही कह रही है, आप शहर जाओ और इलाज करवाओ। अरे कैसे इलाज करवाऊं, अभी पैसे नहीं है और शहर के अस्पतालों में इलाज का खर्चा लाखों में आता है। अरे चाचा, भगवान पर भरोसा रखो, कहीं ना कहीं से मदद जरूर मिल जाएगी, बस आज का दिन कैसे भी काट लो।
अरे अब तो बेटा थोड़ा समय काटना भी मुश्किल होता जा रहा है। देख कमला, तू ही समझा चाचा को। अरे पैसों का कहीं ना कहीं से इंतजाम तो जरूर हो जाएगा। अरे चचा, जब विमला कह रही है तो थोड़ा उस पर भी भरोसा रखो। चलो आपको घर छोड़कर आ जाती हूँ। उसके बाद कमला उन बुजुर्ग को लेकर चली जाती है और विमला मंदिर की ओर चली जाती है। विमला मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए दूर से नजर आती है। उसके बाद वो आंखों से ओझल हो जाती है। उसी रात उस बुजुर्ग के घर के बाहर एक थैला रखा हुआ मिला। बुजुर्ग उस थैले को देखते ही चौंक पड़ा, क्योंकि उसमें 5 लाख रुपए रखे हुए थे। वो बुजुर्ग सुबह दौड़ा दौड़ा गांव के दूसरे बुजुर्गों के पास गया। अरे मंगल भाई सुनो, मेरे घर के बाहर ये पैसों से भरा बैग रखा हुआ मिला है। अरे किसका है ये भाई? अरे भैया, मुझे क्या पता। तभी उधर से कमला और विमला निकलती हैं। अरे बेटा सुन तो, देख ये क्या रखा हुआ था मेरे घर के सामने। कमला और विमला हैरानी से देखती हैं। अरे वाह, देख विमला, तूने कहा था ना कि कोई ना कोई मदद जरूर करेगा। अरे भगवान सबकी मदद करते हैं, ये पैसों की मदद भी भगवान ने ही भेजी है। और क्या। अब चचा सोच क्या रहे हो, शहर जाओ और बेटे का इलाज करवाओ। ठीक है बेटियों, जो तुम कहो। चलो निकलता हूँ शहर बेटे का इलाज करवाने के लिए। अरे विमला, एक बात तो बता, ये इन्हें मिले तो कैसे मिले पैसे? अरे मैं ना कहती थी कि ये मंदिर सबकी मुसीबतों में मदद भेजता है। अरे वाकई बड़ी पुण्य आत्मा है मंदिर में। सो तो है, लेकिन उनके बारे में लोगों को कम ही पता है। अच्छा, और तुम्हें क्या पता है? अ, जितना पता था वो तो बता दिया। ना रे ना, मैं नहीं मानती, तू कुछ तो छिपा रही है। अरे कुछ ना छिपा रही, जो पता था वो बता दिया। मंदिर से लोगों को मदद मिलती है, बस इतना ही पता है। ठीक है बाबा, अब नहीं पूछूंगी। इसके बाद उसी रात कमला चुपचाप अपने कमरे से निकलती है और मंदिर की ओर चल पड़ती है। कमला धीरे धीरे मंदिर के दरवाजे पर पहुंचती है। अंदर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। इसके बाद जो वो देखती है वो हैरान रह जाती है। कमला इसके बाद तेजी से वापस लौट आती है। दूसरे दिन सुबह सुबह। अरे विमला, तू तो छिपी रुस्तम निकली है। ऐसा क्या छिपा लिया मैंने? अरे तूने तो भनक ही नहीं लगने दी और चाचा की मदद भी कर दी। हैं? ये क्या कह रही हो? ऐसा कैसे कह सकती हो तुम? मैंने कोई मदद नहीं की। अरे सब पता है मुझे, कल रात मैं गई थी मंदिर। तो क्या देखा? अरे तुम्हारा पति और कुछ लोग वहां दिखे। बोरियों में नोट भरे हुए थे और सभी नोट गिनने में लगे हुए थे। तो तुम्हें क्या लगा वो क्या कर रहे थे? अरे मैं समझ गई कि वो लोग कहीं से डकैती कर पैसे लेकर यहाँ मंदिर के पीछे छिपाते हैं। अब जब तुम जान ही गई हो तो बता देती हूँ, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। मेरे पति डकैती नहीं डालते हैं, बस उन लोगों से पैसे छीनते हैं जिन्होंने गलत तरीके से पैसे बनाए हैं। और फिर लोगों की मदद करते हैं। यही है वो पुण्य आत्माएं जो लोगों को मदद पहुंचाती है। अब समझी? हाँ, अब समझी उन पुण्य आत्माओं का चक्कर। सही है। करते रहो मदद, लेकिन सावधानी से, मेरी तरह कोई और ना पहुंच जाए।